नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी में। अब तक हम गुप्त काल के बारे में चर्चा करते जा रहे हैं और अब हम लेकर आए हैं आपके लिए गुप्त काल का मंदिर, साहित्य और विज्ञान में क्या क्या उन्होंने उन्नति की थी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके पहले हम सारी दशाओं के बारे में, स्थितियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, राजाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आपने वो सारे वीडियोज़ भी देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों के बारे में। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि सर्वप्रथम मंदिर निर्माण की जो जानकारी है वो हमें गुप्त काल से ही प्राप्त होती है। ठीक है, उस समय मंदिरों का निर्माण पत्थरों से तो नहीं होता था, पर ईंटों के द्वारा जो है वो मंदिर निर्मित होते थे, जो कि आज भी हमें भग्नावशेषों में प्राप्त होते हैं। अधिकतर मंदिर जो है वो हमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से मंदिर निर्माण की जो कला है वो गुप्त काल से प्रारंभ होती है। देखिए, गुप्त काल के जो प्रारंभ में जो मंदिर थे उसमें गर्भगृह का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी मंदिर है तो ये मान लीजिए ये मंदिर है, तो यहाँ पर जो मूर्ति रखी हुई है इसको जो है वो गर्भगृह कहा जाता है। और इसके चारों तरफ का जो पार्ट है वो क्या कहा जाता है, इसके जो आगे का जो पार्ट है, गर्भगृह के आगे का पार्ट, उसको कहा जाता है बरामदा। ठीक है, तो कुछ मंदिर जो है वो यहाँ पे चबूतरे के ऊपर भी बने हुए हैं, कुछ मंदिरों के ऊपर शिखर भी बना हुआ है। तो इस तरह से कौन से मंदिर शिखर युक्त बने हैं, कौन से चबूतरे पर बने हुए हैं, कौन से मंदिर ईंटों पर बने हुए हैं, कौन से मंदिर एकदम सुंदर हैं, इन सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि प्रारंभ में जो मंदिरों में जो प्राप्त हुए हैं गुप्तकालीन, उनके प्रारंभ के मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर पहले मकरवाहिनी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, गंगा यमुना की मूर्तियाँ जो है वो बनाई जाने लगी। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रवेश द्वार पर। ठीक है, गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर, यानी कि जो मूर्ति अंदर रखी हुई है इसका जो गेट है यहाँ पर, इसके प्रवेश द्वार पर जो है वो मकरवाहिनी और बाद में गंगा यमुना की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। चलिए अब मंदिरों की बात करते हैं एक एक। इनमें से क्वेश्चन बनते ही हैं, इसमें से ये बनते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, तो स्थान आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? जबलपुर में है। तिगवा कहाँ है? जबलपुर में है, जो कि मध्य प्रदेश में अपने पड़ता है। प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ मिलती है। तिगवा के विष्णु मंदिर में के प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ मिलती है। सांची का मंदिर है रायसेन, जो कि अपने मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रारंभिक मंदिर है गुप्त काल का। यहाँ पर किसी प्रकार की प्रतिमा हमें प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, 7 मंदिर मिले हैं, मतलब कुल मिलाकर तो बहुत अधिक संख्या में मंदिर मिले हैं, पर यहाँ पर कोई प्रतिमा हमें प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद में एरण का विष्णु मंदिर कहाँ है? सागर में है। सागर कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश में। यहाँ पर शीर्ष, गज, सिंह आदि प्रवेश द्वार से अलंकृत किए गए हैं, इनके माध्यम से अलंकृत किए गए हैं। भूमरा का शिव मंदिर हमें है सतना में, जो कि हमें पड़ता है मध्य प्रदेश। ये पाषाण निर्मित गर्भगृह है। इसका जो गर्भगृह है वो पत्थरों से बना हुआ है, पाषाण निर्मित है। उसके बाद में बात करते हैं नचना कुठार का पार्वती मंदिर, जो कि अपने हैं पन्ना मध्य प्रदेश में। चबूतरे पर इसका निर्माण किया गया है और चारों ओर ढका हुआ बरामदा है। इसका जो बरामदा है वो चारों ओर से कैसा है? ढका हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में भीतरगांव का मंदिर अपने पड़ता है कानपुर, जो कि है उत्तर प्रदेश में। ईंटों से निर्मित है, शिखर युक्त है तथा चबूतरे पर निर्मित है। इसमें भी किसी प्रकार की प्रतिमा नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भीतरगांव का मंदिर, क्योंकि इसमें ये शिखर युक्त भी है तथा ये चबूतरे पर भी निर्मित है, इसमें भी प्रतिमा नहीं है। तो प्रतिमा वाले एक तो ये मंदिर हो गया सांची का मंदिर, और दूसरा अपने यहाँ पे हो गया है भीतरगांव का मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये अपने पड़ता है लीलापुर, जो कि है उत्तर प्रदेश में। सबसे सुंदर पूछा जाए तो अपने देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, और प्रथम है जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया है। पहला मंदिर है जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, जो कि रायपुर में है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। भग्नावस्था में ईंटों से निर्मित हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी तरह से एक और सेम मंदिर है राम जानकी का मंदिर, जो कि रायपुर में ही है, छत्तीसगढ़ में भी है। ये भी भग्नावस्था में ईंटों से निर्मित बना हुआ है। मुकुंदरा दर्रे का शिव मंदिर, ये कहाँ है? ये अपने कोटा में है, राजस्थान में। ये गुप्तकालीन मंदिर है। उसके बाद में नागौद का शिव मंदिर, ये अपने पड़ता है सतना में, एमपी में। ये भी गुप्तकालीन है।
खो का शिव मंदिर ये भी सतना एमपी में है, ये भी गुप्तकालीन है। मणि का मंदिर ये जबलपुर एमपी में पड़ता है, ये भी गुप्तकालीन है। और मणिनाग का मंदिर ये नालंदा बिहार में पड़ता है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर माना जाता है। तो ये गुप्तकालीन मंदिर है जो कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनसे जो है वो क्वेश्चन हमें अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं गुप्तकाल के साहित्य के बारे में। गुप्तकालीन साहित्य की अगर अपन बात करें, गुप्तकालीन साहित्य के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो 2 मिनट बात करने से पहले, यस, चलिए गुप्तकालीन साहित्य की बात करते हैं। गुप्तकालीन साहित्य में सबसे पहले तो प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं, जिसको किसने लिखा था? हरिशेन ने, जो कि संधि मंत्री था। समुद्रगुप्त का जो संधि मंत्री था वो कौन था? हरिशेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया जाता है। वीरसेन ने उदयगिरि लेख की रचना की थी। उसके बाद में वत्स भट्टी, उसने मंदसौर लेख की रचना की थी। तो ये तीनों जो है वो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति, वीरसेन उदयगिरि लेख और वत्स भट्टी मंदसौर लेख। इसके बाद में अपन बात करते हैं साहित्यकारों की बात करते हैं। उस समय के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? कालिदास, ठीक है। ऋतुसंहार, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये सब है। कहा जाता है कि कुंतल के दरबार में इसको भेजा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुंतल के दरबार में किसको भेजा गया था? तो कालिदास को भेजा गया था, ठीक है। शेक्सपियर कहा जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि शेक्सपियर तो इनके कई सालों बाद आया, पर हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम अंग्रेजों को पहले प्रायोरिटी देते हैं और हमारे लोगों को बाद में प्रायोरिटी देते हैं, जबकि होना तो उल्टा चाहिए। शेक्सपियर को बोला जाना चाहिए भारत का कालिदास, ठीक है, पर है उल्टा। तो कालिदास बहुत महान प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के, जिनके एक ग्रंथ है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटकों की रचना की। भास ने स्वप्न वासव दत्ता नाम का नाटक लिखा। कामंदक ने नीतिसार लिखा। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा। विष्णु दत्त ने पंचतंत्र लिखा, जिसका अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। भारवी ने किराता अर्जुनियम लिखा। माघ ने शिशुपाल वध लिखा और दिंगनाथ ने प्राण समुच्चय लिखा। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश लिखा और ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथों की बात हमने कही है। इस काल में संस्कृत का जो है वो बहुत ही उद्भव हुआ, विकास हुआ, तो अधिकतर ग्रंथ जो है वो हमें संस्कृत के ही मिलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं विज्ञान। गुप्त काल में विज्ञान में क्या क्या तरक्की की। सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्यभट्ट की, ठीक है। आर्यभट्ट जन्म कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। क्या क्या काम किया था उन्होंने? पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत दिया, पृथ्वी का घूर्णन गति बताई, सूर्य व चंद्र ग्रहण होता है ये बताया हमें, पाई का सिद्धांत दिया, जो कि आज भी माना जाता है पाई का सिद्धांत। तो इनकी पुस्तकों के नाम ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट ये भी इनकी किताब का नाम है, और आर्य सिद्धांत ये भी इनकी किताब का नाम है। जन्म पाटलिपुत्र, और इन्हीं के नाम पर भारत का पहला उपग्रह जो है वो प्रक्षेपित किया गया था, आर्यभट्ट के नाम से ही। उसके बाद में वराहमिहिर कौन थे? ज्योतिषी थे। ज्योतिषी से संबंधित इन्होंने ग्रंथ लिखे। बृहत संहिता ग्रंथ का नाम है, बृहत और लघु जातक, ये ज्योतिषी से संबंधित इनके ग्रंथ हैं। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। कहाँ के थे? अपने भीनमाल के थे, ठीक है, जालोर के निवासी थे। उसके बाद में वाघभट्ट अष्टांग संहिता लिखी, जो कि चिकित्सा से संबंधित है। शौल्किक ने अश्वशास्त्र लिखा। पालकाप्य ने हस्ती आयुर्वेद लिखा, हाथियों के रोगों से संबंधित ग्रंथ। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे, इन्होंने चिकित्सा में खनिजों का प्रयोग किया, चांदी का प्रयोग, सोने का प्रयोग, अन्य धातुओं का प्रयोग इन्होंने चिकित्सा में किया। महरौली का चमकदार लोह स्तंभ, ये भी उस समय का एक अद्भुत निर्माण माना जाता है, जिसकी चमक आज भी वैसी की वैसी है। और सुल्तानगंज की जो बुद्ध की मूर्ति है, उसकी चमक और उसकी जो निर्माण शैली है वो आज भी वैसी की वैसी चमकदार है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको साहित्य के बारे में बताया, गुप्तकालीन साहित्य के बारे में बताया, गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में बात की और गुप्तकालीन विज्ञान के बारे में बात की। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पर
तो 9079003899 पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम आपके लाइक का वेट कर रहे हैं।